गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि उपभोग फलन क्या है। आज हम पढ़ेंगे उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है। प्रोफेसर किन्स के बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे अर्थशास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं। किन्स ने अपना उपभोग क्रिया के विश्लेषण के आधार पर मनोवैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किया था। उनका ये मानना था कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जिसमें हम विश्वास करते हैं, मानवीय स्वभाव और अनुभव पर आधारित ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम लोगों की आय बढ़ती है, लोगों में सामान्यतः और औसत रूप से अपने उपभोग को भी बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उपभोग में उतनी तीव्र गति से वृद्धि नहीं होती जितनी की वृद्धि आय में होती है। इसी सामान्य दृष्टिकोण को उन्होंने अपने नियम में बताया और इसे मनोवैज्ञानिक नियम का रूप दिया। इस नियम में हम अगर इसको इक्वेशनल फॉर्म में टेक्निकली अगर इसे प्रदर्शित करना हो तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि डेल्टा सी इज लेस देन डेल्टा वाई। मतलब उपभोग में जो परिवर्तन है वो आय में परिवर्तन के मुकाबले कम होगा। प्रोफेसर किन्स ने जो अपना ये उपभोग सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया। उनकी अवधारणा 3 बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालती है। पहला बिंदु है कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। अर्थात जब कुल आय बढ़ती है तो कुल उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, लेकिन वह आय वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, व्यक्ति की अधिकाधिक आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, अतः उपभोग पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा उनका जो कथन था वो ये था कि आय की वृद्धि का उपभोग और बचत में वितरण होता है। उनका ये मानना था कि जो आय बढ़ती है वो या तो उपभोग में खर्च हो जाएगी या फिर अगर बचा ली गई है तो वो बचत की तरफ, मतलब y = c+s। तो बढ़ी हुई जो आय है वो उपभोग और बचत इन दो में ही बटेगी। कि जब आय बढ़े तो उस वृद्धि को एक अनुपात में व्यय और बचत के बीच विभाजित किया जाता है। आय का कोई तीसरा रूप हम नहीं देखते हैं कि बढ़ी हुई जो आय है वो या तो उपभोग कर ली जाएगी या फिर उसे बचा लिया जाएगा। तीसरा जो कथन है उनका वो है कि आय वृद्धि से उपभोग व बचत में वृद्धि। तीसरा कथन भी पिछले दोनों कथनों के जैसा ही है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, उपभोग और बचत दोनों ही बढ़ते हैं। आय बढ़ने पर एक सामान्य व्यक्ति उपभोग पर अधिक व्यय करता है, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर वह अधिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है। तो बढ़ी हुई आय का कुछ हिस्सा वो उपभोग को बढ़ाने में लगा देता है, लेकिन बचत में भी उसकी वृद्धि हो सकती है, तो बचत भी उसकी बढ़ती है। तो किन्स ने इन 3 कथनों के आधार पर अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को, मनोवैज्ञानिक उपभोग सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अगर हम इसे एक उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण से समझना चाहें, तो हमारे सामने एक तालिका है जिसमें आय दी हुई है। आय करोड़ों में है, बचत दी हुई है, बचत भी करोड़ों में है,
उपभोग दिया हुआ है, उपभोग भी करोड़ों में। जब आय शून्य है तो बचत माइनस में है, -20, और देश में उपभोग किया जा रहा है 20 करोड़ का, तो निश्चित तौर पे बचत माइनस में जाएगी। जब आय 50 करोड़ होती है तो बचत -60 है, क्योंकि उपभोग 60 करोड़ का हो रहा है। आय आपकी 50 करोड़ है और उपभोग आप 60 करोड़ का कर रहे हो, तो आपकी -10 बचत होगी ही होगी। आय और बढ़ती है, 50 करोड़ के करीब आय बढ़ती है, तो आपकी आय 100 करोड़ हो जाती है और उपभोग भी बढ़कर 100 करोड़ हो जाता है। देखिए, आय में वृद्धि हुई, उपभोग में भी वृद्धि हुई, बचत अभी शून्य तक पहुंची है। फिर आय में 50 करोड़ और वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, बचत भी बढ़ती है, लेकिन आय में वृद्धि के मुकाबले उपभोग में जो वृद्धि है वो कम होती है। आय 50 करोड़ बढ़ी है, जबकि उपभोग में यहाँ 100 से 120 करोड़ की वृद्धि हुई, बचत बढ़ी 30 करोड़ की। आय में और अधिक वृद्धि होती है, 150 से 200 करोड़ पे अगर आप जाते हैं तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग अब 120 से 140 करोड़ ही हुआ और बचत 30 से 60 करोड़ हो गई। तो इस तालिका में भी जो तीनों कथन हैं वो सही साबित हो रहे हैं कि उपभोग में जो कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। आय की जो वृद्धि है वो बचत और उपभोग में बट जाती है। आय में वृद्धि के मुकाबले आय बढ़ती है तो उपभोग और बचत में भी वृद्धि होती है, पर वो कम होती है। अगर इसके आधार पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाली जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो सूत्र है वो है MPC = ΔC/ΔY, और औसत उपभोग प्रवृत्ति यदि हमें निकालनी हो तो ΔC/ΔY। तो जो हमारी आय, बचत और उपभोग दी हुई है उसके आधार पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग में वृद्धि 50, कुल आय में वृद्धि 50 करोड़ की हो रही है, तो हमने ΔY की जगह सब जगह 50-50 लिख रखा है। उपभोग में वृद्धि 60 में से 20 आप घटा दीजिए, जो अंतर आया 100 में से 60 घटा दीजिए, तो जो भी उपभोग में वृद्धि हो रही है उस अंतर को लेते हुए हमने ΔC निकाल लिया और ΔC/ΔY के आधार पे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकाल लेते हैं। इसी तरह APC भी हम निकाल सकते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति C/Y के आधार पर। अगर इसी तालिका को अगर हमें रेखा चित्र में देखना हो और किन्स के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को रेखा चित्र द्वारा समझना हो तो हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। OY आय रेखा है, C1 उपभोग रेखा है और S1 बचत रेखा है। OY जो कुल आय है वो दो भागों में बट रही है, या तो उसे उपभोग किया जा रहा है या बचाया जा रहा है। A1 बिंदु पर उपभोग और आय बराबर है, तो इसी बिंदु पर A' बिंदु पर बचत 0 है। इससे पहले आय कम है और बचत माइनस में है, उपभोग ज़्यादा है। इस A1 बिंदु के बाद आय ज़्यादा है, उपभोग कम है, इसलिए बचत भी पॉजिटिव हो जाती है और बचत रेखा इस OX अक्ष से ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ इस रेखा चित्र में भी किन्स के तीनों कथन जो है वो सही स्थापित हो रहे हैं। उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है।
ये मान्यताएं हैं कि मनोवैज्ञानिक और संस्थागत जो कारण हैं वो स्थिर रहते हैं। अब मनोवैज्ञानिक और संस्थागत कारण कौन से? जैसे जनसंख्या है, मनुष्य की आदतें हैं, आय का वितरण है, रीति रिवाज है, मूल्य स्तर है। तो ये सभी जो कारण है वो स्थिर रहते हैं, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी हम मान्यता लेके चलते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में ही ये सिद्धांत लागू होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि ना तो कोई युद्ध हो रहा है, ना कोई क्रांति होगी, ना ही कोई अत्यधिक मुद्रा प्रसार की स्थिति है, ना ही कोई मंदी की स्थिति है, ना ही अभी जैसे हमारा कोरोना काल चल रहा है, ऐसी कोई असामान्य परिस्थिति नहीं है। तीसरी मान्यता, स्वतंत्र नीति अर्थव्यवस्था। किन्स का उपभोग फलन सिद्धांत केवल ऐसी अर्थव्यवस्थाओं पे ही लागू होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नीति पर आधारित है। इन तीनों मान्यताओं के दिए हुए होने पर जो किन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसकी हम कुछ विशेषताओं की अब चर्चा करेंगे कि इस सिद्धांत की, इस नियम की विशेषताएं क्या है। कि ये जो नियम है वो विनियोग पर विशेष महत्व देता है। चूँकि अल्पकालीन सिद्धांत है, ये उपभोग अल्पकाल में सामान्य तौर पर स्थिर रहता है। तो यदि रोजगार में वृद्धि करनी है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था में विनियोग पर महत्व देना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत सामान्य तौर पर से के बाजार नियम का खंडन करता है, क्योंकि से का बाजार नियम तो ये कहता था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, जबकि यहाँ मांग के अनुरूप पूर्ति होती है। इसलिए से के बाजार नियम का खंडन यहाँ किया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि पूंजी प्रवृत्ति की व्याख्या। यह पूंजी की सीमांत उत्पादकता के गिरने की प्रवृत्ति की व्याख्या करने में सहायक है। जब उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में धीमी गति से होती है तो कुल आय में कमी होती है, जिसके कारण बाजार में वस्तुओं का आधिक्य हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक उत्पादन को घटाने लगते हैं, जिसके कारण भविष्य में पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटने लगती है। तो इस प्रकार पूंजी की प्रवृत्तियां कैसी है उसकी व्याख्या जो है ये सिद्धांत करता है। इसी तरह से व्यापार चक्रों की भी व्याख्या यह सिद्धांत करता है कि व्यापार चक्र में कैसे जो है वो उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था पहुंचती है, कैसे मंदी की स्थिति तक पहुंचती है। जो उच्च और निम्न मोड़ के बिंदु हैं उनकी व्याख्या किन्स के द्वारा इस उपभोग प्रवृत्ति के सिद्धांत के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से न्यून रोजगार संतुलन इस सिद्धांत की विशेषता है। किन्स ने ये कहा कि जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रोजगार स्तर पे हो, कुछ बेरोजगारी भी रह सकती है। बेरोजगारी की संभावना के साथ कम रोजगार के आधार पर भी अर्थव्यवस्था संतुलन स्थापित कर सकती है। इसलिए सामान्य बेरोजगारी की संभावना भी रहती है और कम बेरोजगारी संतुलन भी रहता है। दीर्घकालीन गतिहीनता, ये भी किन्स बताते हैं कि उनके सिद्धांत में दीर्घकालीन स्थिर मंदी जो है वो स्पष्ट की गई है उनके सिद्धांत के अंतर्गत कि उपभोग प्रवृत्ति के स्थिर होने पर विनियोग के अवसर बहुत कम होते हैं और बचतें बढ़ जाती है, जिसका परिणाम क्या होगा कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था अति बचतों को विनियोग करने में असमर्थ हो जाती है, कि बचतें बढ़ती ही जा रही है, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा। तो वो जो स्थिति है वो दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति कहलाती है। किन्स ने इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। इसी तरह सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता। अब चूंकि
अपने आप तो मंदी से अर्थव्यवस्थाएं उभरेंगी नहीं, इसलिए संपूर्ण आय अपने आप व्यय नहीं होगी। आय और व्यय के बीच में जो ये असमंजस की या असमानता की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। आर्थिक नीति के निर्माण में भी उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम काम आता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए क्या किया जाना चाहिए, आर्थिक स्थिरता के लिए कौन कौन से नियम लागू किए जा सकते हैं, उनको बनाने में भी यह नियम